हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका चैनल अपना चैनल ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अंतरिक्ष युद्ध यानी स्पेस वारफेयर से रिलेटेड एक मुद्दा को रखने जा रहे हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि अगला युद्ध जो होगा जल के लिए, उसके बाद अंतरिक्ष के लिए। तो इससे जुड़ी हुई कोई बात आती है तो भूमिका के रूप में आप एक बहुत बड़े विचारक हुए जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष पृथ्वी पर हमारे भविष्य में कुंजी हो सकता है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि अंतरिक्ष पर प्रभुत्व का अंतिम अर्थ क्या होगा। तो आइए अब आगे इसके बारे में जानते हैं कि आजकल ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। तो चीन ने कथित तौर पर दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड स्थापित किया है। यह शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियारों से लैस है। यह नई कमांड चीन की 5वीं सेना के रूप में कार्य करेगी। वर्तमान में चीन की मौजूदा 4 कमानों में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट सेना शामिल है। नियर स्पेस किसी देश के राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर और उसका निकटवर्ती क्षेत्र होता है। इसका विस्तार समुद्र तल से 18 से 160 किलोमीटर के बीच हो सकता है। इन क्षेत्र में सैन्य विमान उड़ाना संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वायु बहुत अधिक विरल होती है। वहीं दूसरी ओर मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के चलते इस क्षेत्र में उपग्रह स्थापित करना भी कठिन होता है, जिसने नियर स्पेस क्षेत्र को नो मैन्स लैंड बना रहता है। चीन का नियर स्पेस कमांड निम्नलिखित रक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है, जिससे शत्रु के महत्वपूर्ण सैन्य परिसंपत्तियों को निशाना बनाने के लिए आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें हैं जो कम से कम मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक की गति पर प्राप्त कर सकती है। ऐसी मिसाइलें में विरल वातावरण होने के बाद भी नियर स्पेस में काम कर सकती है। इससे लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक गति से आगे बढ़ सकती है। रडार प्रणालियों से इनका पता लगाना और मिसाइल रक्षा प्रणाली के जरिए इन्हें नष्ट करना कहीं अधिक कठिन होता है। नियर स्पेस में दुनिया भर की अधिक ऊंचाइयों से निगरानी करने के लिए जासूसी, गुब्बारे, सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन और अन्य सहायक उपकरण तैनात किए जा सकते हैं। एक तरह से नियर स्पेस कमांड अंतरिक्ष को युद्ध के चौथे फ्रंट के रूप में रेखांकित करता है। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष युद्ध के बारे में। अंतरिक्ष युद्ध पर बहस की शुरुआत 1962 में हुई थी। इस दौरान अमेरिका ने अंतरिक्ष में भू आधारित परमाणु हथियारों का विस्फोट किया था। इसके परिणाम स्वरूप अंततः 1967 की वायु अंतरिक्ष संधि, जिसे OST, संपन्न हुई, जिसके अनुसार कुछ बातें सामने आई है जो इस प्रकार है। सबसे पहले अर्थ टू स्पेस काइनेटिक हथियार। इनमें सीधे पृथ्वी से भेजे जाने वाले हथियार या कक्षा में परिक्रमा कर रहे एंटी सैटेलाइट हथियार शामिल होते हैं। ये हथियार अपने साथ विस्फोटक या प्रक्षेपास्त्र ले जाते हैं जो सीधे लक्षित अंतरिक्ष यान पर हमला करते हैं या उसके नज़दीक विस्फोटक करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। दूसरा है अर्थ टू स्पेस नॉन काइनेटिक हथियार। इसमें जैमर, लेजर, साइबर हमले के तरीकों तथा जैमिंग और स्फुरिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हाई पावर्ड माइक्रोवेव तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे हथियार शामिल है। इनके जरिए अस्थायी या स्थायी रूप से उपग्रहों की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया जाता है। अगला है स्पेस टू स्पेस काइनेटिक हथियार। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष में मलबा फैलाने वाले को ऑर्बिटल हथियार शामिल किए जाते हैं। ये हथियार प्रत्यक्ष रूप से लक्षित उपग्रह में टकरा कर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसे उसकी स्थिति कक्षा में विस्थापित कर सकते हैं। अगला था स्पेस टू स्पेस नॉन काइनेटिक हथियार। इसमें कोऑर्बिटल जैमर्स, HPMs, लेजर आदि शामिल होते हैं। अगला है स्पेस टू स्पेस काइनेटिक हथियार। अब हम बात करते हैं कि रणभूमि के रूप में क्यों उभर रहा है। तो उपग्रह किसी भी देश की राष्ट्रीय अवसंरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका उपयोग वाणिज्यिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यही कारण है कि शत्रुओं द्वारा इन्हें अपना निशाना बनाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के पास GSAT-7 रुक्मिणी और GSAT-7A एंग्री बर्ड नामक 2 समर्पित सैन्य उपग्रह हैं। अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और नियमों का अभाव है। उदाहरण के लिए 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि जैसी संधियां अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार पर रोक लगाती है। हालांकि यह संधि अंतरिक्ष आधारित सभी तरह के हथियारों, उनके परीक्षण या सैन्य अंतरिक्ष बलों पर स्पष्टता रोक नहीं लगाती। माइक्रो और नैनो उपग्रहों, मैनोवेरिंग उपग्रहों, उपग्रह आधारित जैसर
हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में तेजी से विकास हो रहा है। इसमें आक्रामक और रक्षात्मक अंतरिक्ष अभियानों में भाग लेने के लिए राष्ट्रों की क्षमता की काफ़ी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए चीन ने रिमोट प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस की क्षमता विकसित की है, जिसके अंतर्गत उपग्रह की मरम्मत करना या उसमें ईंधन भरने के लिए लक्षित उपग्रह से भौतिक रूप से जुड़ना आदि शामिल है। इसके बाद है चीन, भारत और रूस, अमेरिका जैसे देशों ने एंटी सैटेलाइट हथियारों का परीक्षण भी किया है। अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए समर्पित अंतरिक्ष बलों का गठन किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देशों ने ऐसे बलों का गठन किया है। अब इसके हम थोड़ा सा फ्रेमवर्क जान लेते हैं। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 या संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का आधार है। इसके जरिए बाह्य अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती पर रोक लगाई गई है। भारत भी इसका हस्ताक्षर करता है। भारत ने 1982 में इसका अनुसमर्थन किया था। हम बात कर लेते हैं कि इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या है। इस प्रकार है कि लायबिलिटी कन्वेंशन 1972, इसके तहत पृथ्वी या अंतरिक्ष दोनों जगहों पर किसी देश या देशों के समूह द्वारा प्रक्षेपित यान से होने वाले नुकसान के लिए संबंधित प्रक्षेपणकर्ता देश के उत्तरदायी ठहराए जाने का प्रावधान है। बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों के पंजीकरण पर कन्वेंशन 1975, इस कन्वेंशन के तहत अंतरिक्ष में उपग्रहों का प्रक्षेपण करने वाले देशों को संयुक्त राष्ट्र के निर्दिष्ट कार्यालय में अंतरिक्ष उपग्रहों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। मून एग्रीमेंट 1979, इसके अनुसार चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि मानवीय गतिविधियों से चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के पर्यावरण के नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहिए। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT), यह संधि बाह्य अंतरिक्ष में सभी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर रोक लगाती है। हमारा रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको हमने डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करेंगे इसी से जुड़े हुए अगला पार्ट में अंतरिक्ष आधारित क्या चिंताएं हैं वैश्विक स्तर पर, और अंतरिक्ष आधारित क्या चिंताएं हैं भारत के स्तर पर, और इसमें भविष्य में क्या अवसर हमें मिल सकते हैं, बस अवसर की संभावना क्या हो सकता है। इन सब बातों के साथ हम कल उपस्थित होंगे आपके सामने इन्हीं चंद शब्दों के साथ। अब हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।